हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। जनरली क्या है कि हमें कोई भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं कि इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि इसको y इक्वल्स टू लिख देते हैं अंडर रूट में 6 प्लस इसको वापस पूरे को y लिख देते हैं और इसका वर्क करके दोनों साइड में इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाता है। इसको कम से कम 10 सेकंड में करने का एक छोटी सी ट्रिक है, तो देखते हैं वो ट्रिक। जैसे कि हमारे सामने ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यह इसमें क्या है कि सभी अंडर रूट में 6 है, जो कि सभी इक्वल है। यहाँ कोई 7 या 8 नहीं दिया हुआ है ऐसे। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो भी दिया हुआ है इसका गुणनखंड होता है या नहीं है। जहाँ गुणनखंड होता है तो देखते हैं, छः छः का गुणनखंड हम कर सकते हैं 3 × 2। एक शर्त यह भी है कि यहाँ पर जो भी गुणनखंड करते हैं उन दोनों गुणनखंड की संख्याओं का पदों का अंतर 1 होना चाहिए यहाँ पर। और तो अब इसका आंसर हो जाएगा 3। देखिए कैसे, यहाँ पर सभी प्लस में है, दी हुई संख्या सभी प्लस में है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये अनंत तक है। तो जहाँ पर प्लस में हो वहाँ पर इसके गुणनखंड का बड़ा वाला पद ही इसका आंसर होता है, और जहाँ पर इस ऋणात्मक में हो वहाँ पर इसका छोटा वाला पद इसका आंसर होता है। यहाँ पर इसको अगर समीकरण के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो इसका अधिकतम वैल्यू होती है +3 और न्यूनतम वैल्यू होती है -2। लेकिन हमें जनरली यही पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये हो गई है 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यह √12 प्लस √12 प्लस √12 अनंत तक है। तो इसमें भी वही, अब सर्वप्रथम 12 है जिसको हमें गुणनखंड करना है, और जिसका गुणनखंड के दोनों पदों का अंतर 1 होना चाहिए। तो इसको मैं 3 × 4 लिख सकता हूँ, जिसका अंतर भी 1 है इन दोनों में। तो ये सही है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 4, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4, सबसे अधिकतम धनात्मक आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक के केस में क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड हो गया जैसे 3 × 4। तो यहाँ पर ऋणात्मक है तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर होगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर इसका अधिकतम आंसर होगा 3 और न्यूनतम आंसर होगा -4। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72। यहाँ पर 72 को मैं गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखता हूँ 8 × 9, जिसका अंतर 1 हो गया, और ये प्लस में है सभी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 9 है और इसका आंसर हो जाएगा 9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है √3। √3 को हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, 3 को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 3 × 1। यहाँ पर अंतर 2 है, तो ये ट्रिक में यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर अंतर हमें 1 लाना होगा, जो गुणनखंड करते हैं ना उसका। तो इसमें तो ये संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जिसका भी इस तरह से गुणनखंड संभव नहीं हो, जिसके पदों का अंतर 1 हो, तो यहाँ पर प्लस में है तो इस 3 के आगे की संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। जैसे 3, 4, 5, 6, इनमें से जिसका भी गुणनखंड का अंतर 1 होगा उन दोनों के बीच में उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम 4 का करते हैं तो 2 × 2 अंतर 0, ये संभव नहीं है। अब 5 का करते हैं तो 5 × 1 जो कि 4 आता है, ये भी संभव नहीं है। अब इसके आगे 6 आता है, तो 6 का करते हैं तो 3 × 2 जो कि संभव है। यहाँ पर अंतर 1 आ रहा है, तो इनका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। और वहीं अगर ये ऋणात्मक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये √ में 3 है, ये माइनस में है, सभी ऋणात्मक है, अनंत तक है। तो 3 का वापस वही 3 × 1 होता है, जो कि होता नहीं है। अगर धनात्मक है तो होता है, तो यहाँ पर 3 के आगे वाली संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। जैसे 4, 5, 6, 7 यहाँ तक जिसका भी होता है, जिसका अंतर 1 आता है दोनों पदों का,
वहाँ पर उसका आंसर हो जाता है। लेकिन ऋणात्मक है तो इस 3 से पहले, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, इस इनका करेंगे। तो यहाँ ऋणात्मक है तो अब 3 का तो होता नहीं, अब 2 का करते हैं। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, जिसका अंतर 1 हो गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है √5। तो √5 वाले में अब 5 का करते हैं। तो 5 × 1 जो कि होगा नहीं, तो हम यहाँ पर प्लस में है तो 5 के आगे की संख्या होगी 6, 7, 8, जिसका भी होगा देखते हैं। सबसे पहले 6, अब 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, तो अंतर 1 है, तो अब हमारा आंसर मिल गया। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ में √11 वाला। यह अब 11 को हम ये लिख सकते हैं 11 × 1, जो कि इसका अंतर हो जाएगा 10। तो हमें तो यहाँ पर अंतर 1 मिलेगा तभी होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखने पर हमें मिलता है कि 11 में ये जो भी है माइनस का है। तो 11 में माइनस का है, अगर प्लस का होता तो 11 के आगे 12, 13 वगैरह लिखते, लेकिन ये माइनस का है तो 10, 8, 9, 7, 6 इस तरह से देखेंगे। जिसका भी गुणनखंड का अंतर 1 आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम देखते हैं 11 का होता नहीं है, 10 का देखते हैं। तो 10 का हो जाएगा 5 × 2, अंतर हो गया है 3, ये संभव नहीं है। और वहीं अगर 9 का देखते हैं तो 3 × 3, तो यहाँ पर 0 अंतर है, ये भी संभव नहीं है। अब 8 देखते हैं तो 8 का हो जाता है 4 × 2, अंतर 2 है, ये भी संभव नहीं है। 7 का भी नहीं है, क्योंकि 7 को 7 × 1 ही लिख सकते हैं। 6 अंतर आता है, ये भी संभव नहीं। अब 6 आता है, 6 का हो गया है 3 × 2, तो इसका अंतर 1 है, और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 के बीच। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर √5 प्लस √5 वाले का आंसर भी 2 और 3 के बीच में आ रहा था, और यहाँ पर भी ये √11 माइनस √11 वाला का भी 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो ये ऐसा कैसा? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि 2 और 3 में जैसे एक का 2.70 आ गया है, तो किसी का दूसरे का 2.75 इस तरह से आएगा। जनरली हमें क्या है कि ऑप्शन में ऐसे मिलता है कि 2 और 3 के बीच, 1 या 2 के बीच। तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से हम फाइंड कर सकते हैं। जनरली इसका फिक्स क्वेश्चन हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि फिक्स आंसर ये है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लस में √11, ये अनंत तक है, तो 11 का वही वापस होता नहीं है। तो अब 11 से आगे यहाँ पर प्लस में है, तो 12 का देखते हैं। तो 12 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 × 4, यहाँ पर प्लस में है तो हमें यहाँ 12 का लिया। अब 11 का एग्जैक्ट नहीं होके 12 का है, तो हमें अगर यहाँ पर केवल 12 ही दिया होता तो हमारा आंसर 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 11 दिया हुआ है, जो कि 11 का एग्जैक्ट हमें गुणनखंड नहीं मिल रहा है, जिसका अंतर 1 है। तो हमने 12 का लिया, और इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। यहाँ पर आंसर इस रूप से होगा, जैसे 3.50 हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है 3.70 वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ √1, और ये पूरा टर्म है जो माइनस में है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 1 का गुणनखंड 1 × 1 होता है, जो कि अंतर इसका 0 है, तो ये संभव नहीं है। अब यहाँ पर ये जो टर्म दिया हुआ है ये माइनस में है, तो हम 1 के इस साइड में 0 या -1 का गुणनखंड करके देखते हैं, जिसका अंतर 1 है। तो हम 0 का करते हैं, तो 0 को मैं 0 × 1 लिख सकता हूँ, जो कि 0 होता है, और इसका अंतर 1 है, तो ये चीज़ संभव है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ और ट्रिक है नहीं। यदि हमें ये अनंत में यहाँ पर, तो पहले तो पिछली ट्रिक में तो हमें प्लस माइनस जो भी मिलता था। अब यहाँ पर क्या है कि ये सब मल्टीप्लाई के रूप में, यह
तो इस तरीके से जब अनंत में अनंत तक हो, यहाँ पर ये अनंत तक हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। तो इस परिस्थिति में जहाँ भी हमें यहाँ पर अंडरूट में जो भी समान नंबर दिखाई देते हो ना, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 5 ऐसे होता तो उसके लिए अलग होता, लेकिन यहाँ पर जो ये समान नंबर दिख रहे हैं जैसे 2 2, तो इसके लिए सीधा है आंसर, जितने भी अनंत पद होना चाहिए उसका आंसर यही हो जाएगा, जो इसमें पद दिख रहा है वही आंसर है इसका। अब इसे अगर हम समीकरण के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि y इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 और इस पूरे पद को वापस लिख देते y, वर्ग करते तो हमें यह मिल जाता था y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, y को इधर भेजा तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2, जो कि हमारा ट्रिक से भी 2 मिलता था और ऐसे भी हमें 2 मिल रहा है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ये, इसमें भी समान पद है, ये 3 और ये अनंत तक है और मल्टीप्लाई में है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 3। लेकिन जब अनंत तक नहीं हो, मतलब कि यहाँ पर ये 3 पद ही दिए हुए हैं, यहाँ ये दिए हुए पद है तो 3 ही हो, यहाँ पर अनंत तक नहीं है कि इसका जो गुणनफल कितना होगा, तो इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि जितने भी पद दिए हुए यहाँ पर पद समान होना चाहिए, ये एक शर्त है। यहाँ पर 3 या 5 होते तो ये ट्रिक नहीं लगती फिर वापस यहाँ, लेकिन यहाँ पर पद समान है, सब 2 2 2 है तीनों में, तो यहाँ पर 2 लिखते। अब इसकी पावर इसके ऊपर में 2 की पावर 3 और इसके ऊपर लिख देते 2 की पावर 3 माइनस 1, जो कि हमें मिलता था 2 की पावर 3 हो जाता 8 और 8 माइनस 1 7, यह हमारा इसका आंसर हो जाता था। अब वहीं अगर अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, तो ये हमें मिलता है अंडर रूट में 3 और ये हमें पूरे पद मिलते हैं 1 2 3 4 और 5 पद हैं, तो ये सभी तीनों अंडर रूट में 3 3 है, तो 3 अब 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 माइनस 1, जो कि हो जाता 2 की पावर 5 होता था 32 और ये 32 माइनस 1 31, ये हमारा आंसर हो जाता था। याद रखना है कि हमें यहाँ पर कोई भी संख्या दी हुई, जैसे 2 हो 5 हो 10 हो 15 हो, जितने भी हो दी हुई हो, उसके वो होता आधार और उसकी पावर में हमेशा हमें 2 की पावर लिखनी है, 2 की पावर जितने भी पद होंगे, जैसे 4 पद है तो 4, 5 पद है तो 5, 6 पद है तो 6, इस प्रकार। और ऊपर लिखना है जो भी है 2 की पावर 5 है तो ऊपर 2 की पावर 5 में से 1 घटाना है, ये हमारा आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया है अंडर रूट 5। अब ये 1 2 3 4 पद है तो 5 और कितने पद है 4 पद है तो 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 5 2 की पावर 4 हो गया है 16 और 16 माइनस 1 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आधार में क्या दिया हुआ है, हमेशा 2 की पावर जितने भी पद हो 2 की पावर आधार के ऊपर घात में लगाना है और 1 माइनस करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है और हमें आप फॉलो करना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।